हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो लिविंग वर्ल्ड का थर्ड लेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियसली हमने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। मे भी ये आपका जो लिविंग वर्ल्ड है चैप्टर, उसका ये लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि हमारा बहुत कम काम करने वाला रह गया। एक चीज मेरे दिमाग में रखना, ये चीज आप सीबीएसई के करिकुलम से भी कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपके 2025 वाले एग्जाम्स हैं, ठीक है, जिन्होंने 2025 में अपना 11th का एग्जाम देना है, उनके सिलेबस में से टेक्सोनॉमिक हायरार्की तक ही पहला चैप्टर है एंड टेक्सोनॉमिक एड्स नहीं है। ठीक है, तो एक बार जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार सीबीएसई के करिकुलम यानी कि सिलेबस में से एक बार ये चीज कंफर्म भी कर लेना। ठीक है, तो लेक्चर 3 को जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है, आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। बाय द वे, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज हमारी बातें चलेगी बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो हम सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। भाई ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये जो हमारी धरती है, ठीक है, इसके ऊपर डाइवर्सिटी किस किस बेसिस पे रहती है? डाइवर्सिटी होती क्या है, कुछ समझते हो? डाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ही मतलब ज्यादा वैरायटी में मिलना हमको। जैसे हम क्या इंडिया के लिए क्या चीज यूज करते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। जब हम इंडिया की बात करते हैं, हम क्या करते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि काफी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, बट रहते हम यूनिटी के साथ। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई नॉर्थ कैंपस में नीट का बच्चा एग्जाम दे रहा है तो वो साउथ कैंपस के कॉलेज में नहीं जा सकता। ऐसा तो नहीं है। इवन साउथ कैंपस में नॉर्थ कैंपस वालों को भी एडमिशन होती है और नॉर्थ में साउथ वालों को भी एडमिशन मिल सकती है। तो ये जो है हमारा इंडिया, बेसिकली ये एक यूनाइटेड कंट्री है। ऐसे ही डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है चीजों की वेराइटी आना, डाइवर्सिफिकेशन होना। ठीक है, एक चीज आपने सुनी होगी, दैट इज बायो डाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी को ना हम 2 अक्षरों में पढ़ेंगे। पहला बायो, दूसरा डाइवर्सिटी। यानी कि पहला बायो का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, बायो वर्ड यूज होता है किसी भी चीज के लिए जो कि लिविंग है। ऑलराइट, किसी भी चीज के लिए जो कि लिविंग है। एंड जो आपका डाइवर्सिटी होगा, डाइवर्सिटी किसके लिए यूज होता है? भाई वेराइटी के लिए यूज होता है। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब लिविंग है, लेकिन लिविंग के साथ साथ बहुत सारी वेराइटीज भी मिलती है। अच्छा, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब तो आपको क्लियर हो गया। अब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी ना ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUCN। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इस ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है IUCN। ये IUCN है ना, बायोडाइवर्सिटी की फील्ड में तो है काफी, मतलब आप जब 12th में इकोलॉजी में पढ़ोगे तो आपको IUCN टर्म काफी बार सुनने को मिलेगी। तो IUCN क्या है? कि बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किस चीज का हिसाब किताब रखती है कि ओवरऑल इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है ये, पॉइंट याद रखो, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमेशा याद रखना बेटा कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड देखे कि कौन सी स्पीशी एक्सटिंक्ट होने वाली है, कौन सी स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कौन सी स्पीशी का एक्सटिंक्ट होने पे ज्यादा खतरा है, कौन सी पे कम खतरा है, किस पे खतरा नहीं है, एंड कौन सी स्पीशी लंबे टाइम तक खेल सकती है। ठीक है, वो सारा का सारा डेटा किसके पास होता है? IUCN के पास। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, IUCN जो है हर साल एक रेड लिस्ट, एक रेड बुक जो है वो जनरेट करता है, जनरेट मतलब पब्लिश करता है। तो उसमें क्या होता है? उस रेड लिस्ट या उस रेड बुक में पूरा का पूरा डेटा होता है कि कौन सी स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी है एंड कौन सी स्पीशीज कितने टाइम में एक्सटिंक्ट होने का खतरा रखती है। ठीक है, तो
ये आपको एक रेड बुक नाम की चीज देता है। ये रेड बुक को कई रेफरेंस बुक में रेड लिस्ट भी कहते हैं, जो कि आपको क्या बताती है कि कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज है। ओके, अच्छा, अब IUCN अगर इतनी ही बड़ी तोप है तो इसने कुछ तो ऐसी मतलब बढ़िया चीज की होगी ना, जो हम इसके बारे में भी पढ़ रहे हैं। इसने बताया था कि ओवरऑल वर्ल्ड में कितनी स्पीशीज है, ठीक है, प्लांट और एनिमल को इंक्लूड करके बताया था इसने, ठीक है, IUCN ने। तो इसने बताया कि ओवरऑल वर्ल्ड में हमारा क्या है, 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है। कितनी? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज, यानी कि टोटल कुछ 17 लाख से लेके 18 लाख तक इतनी स्पीशीज प्रेजेंट है। ओके, ये हमको किसने डाटा दिया था? IUCN ने। इसके बाद आप 12th में पढ़ोगे कि साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मे नाम से, उन्होंने एक डेटा दिया था 7 मिलियन स्पीशीज वाला, वो आप 12th में पढ़ोगे। IUCN का NCERT में इतना ही कंट्रीब्यूशन अभी किया हुआ है, ठीक है, इतना ही कंट्रीब्यूशन के बारे में मेंशन किया, तो आपको भी अभी के लिए बस इतना करना है। बाकी 12th की इकोलॉजी में IUCN जो है वो काफी विस्तार से, काफी डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। इतने पोर्शन को नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस हुआ, ठीक है। अब ना आगे हम बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करेंगे। आगे बात आ रही है नॉमेनक्लेचर की। सर ये नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। टॉपिक लिखते हैं, मार्कर में इंक नहीं है, चलो कोई नहीं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर आपके टॉपिक का नाम है, ठीक है, डाल लेते हैं साइड बाय साइड। हाँ, तो नॉमेनक्लेचर आपके क्या है? टॉपिक का नाम है। अब ये जो आपका टॉपिक है नॉमेनक्लेचर, इसका मतलब होता है नामकरण। हर चीज का जो बनती है ना, उसका एक नामकरण किया जाता है। अच्छा, जब आप पैदा हुए तो आपका भी नामकरण किसी ने तो किया होगा, ठीक है। आपका नामकरण किसने किया होगा? बुआ ने किया होगा, ठीक है। कईयों का उनके मम्मी पापा ने किया होगा, ठीक है। बट जनरली जो है मिडिल क्लास फैमिली जो है, हमारे यहाँ पर मान्यता क्या होती है कि नाम जो है बुआ रखती है, ठीक है। तो ये नामकरण का जो प्रोसेस है, यानी कि नाम रखने का प्रोसेस, इसको बोला जाता है नॉमेनक्लेचर। मेरा नाम पता है किसने रखा था? अगर आपने कभी नकोदर के बारे में सुना हो तो बाबा लाडी शाह जी थे, उन्होंने मेरा नाम रखा था, ठीक है, मुराद शाह में। तो क्या चीज होती है नॉमेनक्लेचर? सिंपली आपका एक प्रोसेस, जो कि किसका प्रोसेस होता है? नामकरण का। तो नॉमेनक्लेचर इज नामकरण, नेम्स देना चीजों को। अब नॉमेनक्लेचर ना 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका क्या होता है? पहली चीज होती है आपका लोकल नेम। लोकल नेम को एक और चीज बोला जाता है वर्नैक्युलर नेम। अच्छा, लोकल नेम जो है वो क्या चीज होती है मैं बताता हूँ। लोकल नेम को ना ऐसे समझो, मैं प्याज के एग्जांपल मान के चलता हूँ, ठीक है, प्याज के एग्जांपल मान के चलता हूँ। अब एक बहुत ही अच्छे टीचर थे, उन्होंने एग्जांपल प्लॉट की थी, तो मैं भी यहीं पर ये कर रहा हूँ। प्याज जो है, हम जब पंजाब वाली साइड पे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्याज को प्याज ही बोला जाता है, ठीक है। ऑनियन को हम क्या बोलते हैं? प्याज बोलते हैं पंजाब वाली साइड पे। मुंबई वाली साइड पे जाओ तो क्या होता है? उसको कांधा बोलने लग जाते हैं, ठीक है, कांधा। ओके, ऐसे मतलब लोकेलिटी के हिसाब से किसी एक स्पीशी, जैसे प्याज एक स्पीशी है, ठीक है, तो उसका नाम लोकेलिटीज के हिसाब से जब चेंज होता रहता है तो वो होता है उसका लोकल नेम। जैसे मेरे को भी पक्का श्योर नहीं है कि मुंबई में इसको वही कहते हैं, मेरे ख्याल से ना धनिया जो होता है आपका, उसको हम पंजाब में क्या कहते हैं? धनिया कहते हैं। बट जो मुंबई वाली साइड पे जाते हैं, मेरे ख्याल से धनिया को ना कोतंबीर कहा जाता है, कुछ ऐसा ही है, मैंने प्रॉपर नहीं मेरे को याद, ठीक है। तो क्या चीज होती है आपका लोकल नेम? लोकल नेम लोकेलिटीज के हिसाब से चेंज होता रहता है, यानी कि लोकल नेम इज द वर्नैक्युलर नेम, जो लोकेलिटी के साथ चेंज होता रहेगा। सेकंड आता है इसका किसी भी चीज का इंग्लिश नेम। अब सोचो,
एक साइंटिस्ट अगर इंडिया से गया है बाहर, मान लो किसी स्पीशी पे रिसर्च करनी है, मान लो उसने टमाटर के ऊपर रिसर्च करनी है या उसने आलू के ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है, मान लो आलू के ऊपर रिसर्च करनी है, तो वहां पर वो जाके क्या बोलेगा, आलू नहीं बोलेगा, आलू बोलेगा तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा, क्या बोलना चाहेगा वो बोलेगा पोटैटो। अब इंग्लिश जो है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, हमारे पूरे इंडिया में हम हर एक लैंग्वेज नहीं बोल सकते, मैं साउथ वाली साइड की लैंग्वेजेस नहीं बोल सकता, बट अगर वहां पर जाके मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का ट्राई करूंगा तो उनको मेरी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। वही अगर मैं हिंदी में बात करने का ट्राई करूं तो उनको वो हिंदी उतनी समझ ना आए, बट मैं इंग्लिश में अगर ट्राई करूंगा तो इंग्लिश में कम्युनिकेट करने से वो क्या है, मेरी बात को समझ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मुझे पोटैटो की रिसर्च किसी फॉरेन कंट्री में जाके करनी है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, आलू जाके बोलूंगा उधर, नहीं, उनको मैं पोटैटो बोलूंगा, ठीक है। तो वो समझ जाएंगे कि मैं पोटैटो के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो ये चीज होगी आपका सेकंड इंग्लिश नेम। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम ना बड़ी मस्त चीज है, साइंटिफिक नेम को ध्यान से समझना। साइंटिफिक नेम आपका क्या होता है, वो नाम जो कि मैं साइंस की फील्ड में यूज करता हूं। अब मैं वापस से मान लो किसी कंट्री गया रिसर्च करने के लिए, ठीक है, तो वहां पर सभी साइंटिस्ट बैठे होंगे, अब उनके सामने मैं पोटैटो करूंगा, मैं तो अनपढ़ लगूंगा ना, तो मैं उनके सामने जाके क्या बोलूंगा, सोलेनम टिब्रोसम, ठीक है, सोलेनम टिब्रोसम, यानी कि मैं उसको चीज का साइंटिफिक नेम बोलूंगा। तो जब मैं किसी चीज का एक साइंटिफिक नेम बना देता हूं, उस साइंटिफिक नेम का यूज करता हूं, ठीक है, जो कि साइंस की फील्ड में बनाया गया है, बायोलॉजिकली बनाया गया है, दैट नेम इज द साइंटिफिक नेम। तो हमने 3 नाम के बारे में पढ़ा। पहला लोकल नेम, लोकल नेम मतलब जो लोकेलिटीज में होता है, ठीक है, लोकेलिटीज में यूज होता है, जिसे वर्नैक्युलर नेम भी कहा जाता है। सेकंड, उससे बढ़िया क्या होता है, इंग्लिश नेम। एंड थर्ड, सबसे बढ़िया साइंटिफिक नेम। अब ठीक है, टॉपिक आपको देखने में इतना इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, बट इसमें से क्वेश्चन आ चुका है एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये मतलब ना क्या चीज होती है कि आपकी किस लेवल की डिमांड है आपके आसपास वाली पब्लिक की, वो चीज है। अगर आप लोकल लोगों में खड़े हो तो आप लोकल नेम बोलोगे, अगर आप क्रॉस स्टेट, ठीक है, क्रॉस स्टेट या फिर दूसरे किसी कंट्री में जा रहे हैं तब आप इंग्लिश नेम बोलोगे। बट जब आप साइंटिस्ट की काउंसिल में बैठे हैं, जब आप साइंटिस्ट के साथ बैठे हैं, तब आप साइंटिफिक नेम का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके 3 टाइप के क्या हो जाते हैं, नेम्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं कि साइंटिफिक नोमेनक्लेचर आके होता क्या है और करते कैसे हैं। ये नोमेनक्लेचर आपको 3 टाइप से समझ आए, कमेंट सेक्शन में दिल बना दो जल्दी फिर से, ठीक है, गर्मी बहुत हो गई है। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो साइंटिफिक नेम है ये बनाए कैसे जाते हैं। तो जब मैं किसी नाम को साइंटिफिकली चेंज करता हूं तो उसे बोला जाता है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अब ये जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर होता है ना, इस वर्ड को मैं तोड़ने का ट्राई करता हूं। तोड़ूंगा कैसे, बाय ट्राई टेट्रा, इसका क्या मतलब होता है, ये नंबरिंग होती है। तो बाय का मतलब होता है 2, ठीक है, बाय का क्या मतलब हुआ 2, एंड नॉमियल का मतलब हुआ नेम, ठीक है, नॉमियल का मतलब क्या हो गया, नेम। तो मेरा साइंटिफिक नेम एक ऐसा नाम होगा जिसमें कि मेरे क्या आएंगी, 2 नेम्स आएंगे, 2 छोटे छोटे यूनिट्स आएंगे, 2 छोटे छोटे नेम्स आएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंगो खाते हैं हम, अब तो गर्मियां आ गई हैं, अब पिंपल निकालेगा हमारे मुंह से ठीक है। तो मैंगो क्या जो होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। ओके, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये जो पहला वर्ड मैंने इसका लिखा, ठीक है, और ये मैंने इसका दूसरा वर्ड लिखा, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड दैट इज
जीनस, ठीक है। मेंजिफेरा वाज द फर्स्ट वर्ड, एंड फर्स्ट वर्ड कौन सा होता है आपका? जीनस। सेकंड वर्ड जो होता है आपका, सेकंड वर्ड, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्पीशीज, ठीक है। तो जीनस एंड स्पीशीज ये दो वर्ड्स होते हैं जिनको मिला के क्या बनता है? आपका एक पूरा साइंटिफिक नाम बनता है। जैसे एक जीनस को मैंने मिलाया किसी स्पीशीज का, तो मेरा एक पूरा साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, मेरा पूरा साइंटिफिक नेम तैयार हो गया। जैसे मेंजिफेरा इंडिका के एग्जांपल ली। मेंजिफेरा इंडिका में क्या लिया? फर्स्ट वर्ड आपका जीनस, सेकंड वर्ड आपका स्पीशीज, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होता है? बायनॉमियल नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। क्या किया? बाय का मतलब दो, नॉमियल का मतलब नेम। तो हमने क्या किया? सिंपली यहाँ पे मैंगो का एग्जांपल है, मेंजिफेरा जीनस, इंडिका स्पीशीज। इस तरीके से आपका साइंटिफिक नोमेनक्लेचर हो गया, जिसे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। मैं इस नाम को ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि रूल्स मुझे समझाने पड़ेंगे। ठीक है। अब ध्यान से ना मेरी एक बात समझना। सबसे पहला रूल जो होता है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी मुझे नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है, मैं नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर मैं हमेशा एक लैंग्वेज में करूंगा। और वो एक लौती लैंग्वेज कौन सी है? लैटिन लैंग्वेज। मैं कोई इंग्लिश नहीं यूज करूंगा, मैं कोई चाइनीज नहीं यूज करूंगा, मैं कुछ और लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा। मैं यूज कौन सी लैंग्वेज करूंगा? लैटिन। मैं ग्रीक लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा, मैं कुछ भी नहीं यूज करूंगा, सिर्फ लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। तभी आपने नोटिस किया होगा मेंजिफेरा इंडिका, जिन्होंने तो पहले सुन रखा है, ठीक है, छोटी क्लासेस में, उनके लिए तो सही है। बट खुद सोचो, अगर कोई न्यू बिगिनर है, क्या वो इस नाम को पहली बार में पढ़ लेगा? टेढ़ा मेढ़ा सा नाम है ना, ठीक है। इंग्लिश में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। इंग्लिश में मेंजिफेरा का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में इंडिका का क्या मतलब होता है? ये लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है। तो जब भी हमको साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करना होता है तो हम क्या करते हैं? हमेशा और हमेशा क्या करेंगे? लैटिन लैंग्वेज का ही प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। अब सर लैटिन लैंग्वेज को यूज करने की जरूरत क्या पड़ी? मतलब क्या जरूरत थी कि मुझे लैटिन लैंग्वेज ही सिलेक्ट करनी है? सबसे पहली चीज, लैटिन जो थी, इट वॉज अ डेड लैंग्वेज, ओके। ये आ गया आपकी डेड लैंग्वेज। अब इससे रिलेटेड मैं ना आपको एक बहुत ही, मतलब डेड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि हर बार ना लैंग्वेजेस में धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मॉडिफिकेशंस आती रहती है। लैंग्वेजेस में जैसे इंग्लिश हो गई, इंग्लिश में कई वर्ड्स ऐसे हैं जो आज से 30 साल पहले कुछ और बोले जाते थे एंड आज किसी और तरीके से बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे वो आजकल तो वीडियो भी बहुत चल रही है ना, उसमें वो क्या बोलता है? आई गॉट टू गो, ठीक है। उसके बाद गॉड गो, उसके बाद फिर गा पूरा, ठीक है, 2050 का। तो ये चीज क्या होती है? टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, साल बीतते जाते हैं, हम वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देते हैं। मैं थोड़ा सा रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। जैसे पुराने टाइम पे जब किसी को मतलब सत श्री अकाल बोलना होता था, तब कैसे बोला जाता था? सत श्री अकाल, ठीक है। दैट एक्चुअल मीनिंग इज, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है, सत श्री अकाल। ये तीनों अलग अलग वर्ड्स बोले जाते हैं, जो आज फ्लो में निकाल देते हैं ना, ये तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं। प्योर, बहुत ही प्योर वर्ड है सत श्री अकाल, ठीक है। बट ओवर द टाइम हम धीरे धीरे करके, जैसे जैसे मतलब ह्यूमन लाइफ आगे बढ़ती गई, जल्दबाजी में हम आते गए, हमने आज इसका धीरे धीरे करके क्या बन गया? सत श्री अकाल, ठीक है। सत श्री अकाल तक आ गए हैं। मेरे जिम ट्रेनर है, ठीक है, जो मेरे जिम में मैं पहले जाता होता था, वहां पे जो उसके ओनर थे, उनको भी मैं क्या बोलता था? सत श्री अकाल अंकल, ठीक है। एंड वो आगे से बोलते थे सत श्री अकाल। तो ये ओवर द टाइम मॉडिफिकेशंस आती रहती है बोलने में। बट अभी क्या है? ये एक डेड लैंग्वेज है, लैटिन। लैटिन को मैं बोलूंगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। लैटिन को मैं क्या बोलूंगा? जैसे मर्जी बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉडिफाई तो हुई नहीं है। सबसे पहली चीज ये डेड लैंग्वेज है। दूसरा, लैटिन में वन वर्ड मीन्स वन थिंग, यानी कि एक शब्द का सिर्फ एक ही मतलब होता है। जैसे पीके आपने देखी मूवी आमिर खान की,
उसमें वो जब जेल में बैठे होते हैं तो वो क्या बताते हैं, यहाँ पर इस गोला पे अच्छा बोलने के बहुत तरीके हैं। अच्छा, अच्छा हमें सिखा रिया है, अच्छा तो ये बात थी, ऐसे करके। ठीक है, तो अच्छा बोलने के जितने तरीके हैं वो क्या है, हमारी मॉडिफिकेशंस हैं। बट लैटिन लैंग्वेज में एक शब्द का सिर्फ एक ही थिंग, एक शब्द का मतलब सिर्फ एक ही चीज होता है। ठीक है, एंड ये बाकी डिफरेंट चीजों की तरफ रिजेंबल करती नहीं है। दैट्स व्हाई हमने किस लैंग्वेज को सिलेक्ट किया, लैटिन लैंग्वेज को। तीसरा पॉइंट, तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कोई कंट्री ऑफिशियली मानने को तैयार नहीं है कि लैटिन हमारी लैंग्वेज है। कोई कंट्री नहीं मानती कि लैटिन जो है वो हमारी लैंग्वेज है। ठीक है, वो क्या करते हैं, इस चीज का क्या सीक्वेंस बनता है, वो ये बनता है कि लैटिन किसी कंट्री की लैंग्वेज नहीं है, दैट्स व्हाई इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ डेड लैंग्वेज। ठीक है, ओके। तो ये तो हुआ पहला कि हम लैंग्वेज यूज कौन सी करते हैं, लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज तो चलो यूज करते हैं, बट मैंजीफेरा इंडिका से और मैं क्या रूल समझा सकता हूँ। पहला, जब भी आप इसको कंप्यूटर में लिख रहे हो, ठीक है, किसी भी साइंटिफिक नेम को, आप एनसीईआरटीज भी अपनी चेक कर लेना, हमेशा किसी ना किसी साइंटिफिक नेम को लिखते टाइम हमेशा हर बार क्या होता है, उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है ना। तो एनसीईआरटी में उस चीज को इटैलिक्स में लिखते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को, बट हम लिखते टाइम थोड़ा ना इटैलिक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम नोटबुक पे उसको हैंड रिटन फॉर्म में लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, जस्ट अंडरलाइन कर देंगे जीनस को एंड स्पीशीज को, एंड अलग अलग अंडरलाइन करना है। ठीक है, अलग अलग अंडरलाइन करना है। उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट रूल आता है कि आपका जो जीनस होता है उसका पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, स्पीशीज का पहला लेटर छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसका पहला लेटर बड़ा, इसका पहला लेटर छोटा, एंड दोनों को अलग अलग अंडरलाइन। क्या हो गया नाम पूरा। नीट 2019 का क्वेश्चन मैं यहां पर साइड पर कहीं लगा दूंगा। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए वीडियो एडिट करते टाइम तो देख लेना। नीट 2019 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है। अब उसमें जिन्होंने तो डिटेल में पढ़ा होगा चैप्टर को, उनको क्या पता होगा, उनको पता होगा कि जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हमेशा लास्ट में ऑथर का नेम भी लिखते हैं। ठीक है, ऑथर का नेम भी लिखा जाता है। ये ऑथर थे लीनियस। ठीक है, ये जो ऑथर थे, ये ऑथर कौन थे, लीनियस। तो इनके नाम को एब्रीवेटिव फॉर्म में, हर ऑथर के नाम को क्या किया जाता है, एब्रीवेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो नीट 2019 का क्वेश्चन में ये चीज जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती थी। क्लियर है, ओके। तो 2019 का क्वेश्चन था। अब और मजे की बात है, जब मैं बोलूंगा ना आपका कि मैंजीफेरा इंडिका क्या है, अच्छा ऑथर के नाम को अंडरलाइन नहीं करना। ठीक है, ये भी रूल होता है, ऑथर के नाम को कभी अंडरलाइन नहीं करते होते हैं, हमेशा इसको एब्रीवेटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो जब मैं बोलूंगा मैंजीफेरा इंडिका क्या है आपका, तो आप बोलोगे ये मेरा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, ये मेरा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है। पर जब मैं बोलूंगा ना कि आपका पूरा का पूरा ये जो है मैंजीफेरा इंडिका लीनियस, ये आपका क्या है, ये आपका बायनॉमियल एपिथेट है। तो क्वेश्चन जब भी आपको आएगा किसी का भी साइंटिफिक नेम लिखने का, तो ध्यान से पढ़ना वो आपसे क्या चीज डिमांड कर रहे हैं। वो आपसे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर डिमांड कर रहे हैं या फिर वो आपसे बायनॉमियल एपिथेट डिमांड कर रहे हैं। पसीना बहुत आ रहा है यार, गर्मी बहुत है। करो फटाफट से नोट, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। कर लिया होगा इतना पोर्शन नोट। अब ध्यान से मेरी एक चीज समझना, ये जो आपका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर था ना, बहुत ही मजेदार बातें बताने लगा हूं। मैंने आपको मैंगो के साइंटिफिक नेम में ऑथर का नाम क्या लिखवाया था, तीसरा जो होता है ये ऑथर का नाम होता है। लिख देता हूँ, ऐसे मेरे को भरोसा है तुमने अब तक लिख लिया होगा अपने नोट्स में।
बट फिर भी लिख देता हूँ कि जो तीसरा हम लिखते हैं ना, जो थर्ड नेम होता है ये ऑथर का नाम होता है, जिसने नाम दिया होता है। ये जिसने नाम दिया था ना मैंगो का, दैट वाज कैरोलस लिनियस। पूरा नाम इसका था कैरोलस लिनियस। अब मजे की बात सुनो, यही कैरोलस लिनियस वो आदमी था जिसका बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम हम अब तक क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। दैट मीन्स ये जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम था, यहां तो लाइट आ रही होगी तो लिख देते हैं, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय कैरोलस लिनियस ने ये पूरा बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम बनाया। क्या चीज बना दी, पूरा सिस्टम बना दिया। ओके, तो ये पूरा सिस्टम बन गया हमारा। समझ आई इतनी बात? अब थोड़ा और आगे जाते हैं। मैंने क्या बोला था कि इसमें मेरी पहली चीज जो होगी वो क्या चीज होनी चाहिए, मेरी पहली चीज होगी जीनस। दूसरी चीज मेरी क्या है, दूसरा वर्ड स्पीशीज। अब ना जीनस को कभी कभार आपके पेपर में एक अलग नाम से भी रिप्रेजेंट किया होगा, दैट इज जेनेरिक एपिथेट। ऐसे स्पीशी को भी कभी कभार क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस को क्या लिखेंगे, जेनेरिक एपिथेट। स्पीशीज को क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर के बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है हमको, दैट इज क्लासिफिकेशन। अच्छा है, जिसको मेरे लेक्चर देख के ना थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है ना, मेरे को कमेंट सेक्शन में कुछ दो शब्द बता दिया करो, लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में दो। थोड़ा ना अच्छा अच्छा फील होता है जब कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं। जैसे एक लास्ट मेरा आया था लेक्चर, इससे पहले वाले जो मैंने कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पे लिया था, उसमें ना एक लड़की ने कमेंट किया कि सर आप यू विल बी द नेक्स्ट अलग पांडे। तो मेरे को ना वो काफी मतलब बढ़िया से लगा कि अलग सर के मतलब साथ मेरे नाम लिया उन्होंने, क्योंकि अलग सर से मैं भी अपने टाइम पे बहुत पढ़ा था। ठीक है, मैं अलग सर को तब से उनके चैनल पे मतलब उनके चैनल से तब से पढ़ता हूँ जब बिल्कुल ही मतलब फिजिक्स वाला का इनिशियल टाइम था, बहुत ही इनिशियल वाला। ठीक है, तो मेरे को काफी अच्छा लगा कि उन्होंने मेरा नाम अलग सर के साथ जोड़ा। बाकी आप भी कुछ कुछ लिख दिया करो, ठीक है, अगर लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि इससे मुझे भी फीडबैक्स मिलते हैं कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया कितना पोर्शन समझ आ रहा है। ठीक है, ओके, तो टॉपिक शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन। अच्छा, यहाँ लाइट पड़ रही है ना, थोड़ी सी पड़ रही है इनके पास, मतलब दिख रहा है ना आपको, या इतने पोर्शन में नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, ओके, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, चीजों की ग्रुपिंग करना। मान लो कि आप ना स्कूल जा रहे हो, और स्कूल जाते टाइम आप क्या कर रहे हो, अपना पेंसिल बॉक्स पैक कर रहे हो। ठीक है, पेंसिल बॉक्स पैक कर रहे हो, किट पैक कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आप पेंसिल बॉक्स में पेंसिल्स को अलग रखोगे, जितने भी पेन है उसको अलग रखोगे, उसके बाद इरेजर को अलग रखोगे, शार्पनर को अलग कंपार्टमेंट में रखोगे। ठीक है, तो जैसे को होती है, मे भी आपको पता हो या ना पता हो, वैसे तो पता ही होगा, एक ना ज्योमेट्री आती होती थी जिसके यहाँ पर बटन लगा होता था, और उस बटन को दबा के शॉर्पनर का दरवाजा खुलता था। उसके बाद इसको जब हम ऊपर से खोलते थे तो इसके अंदर एक और ऐसे खोलने का ऑप्शन होता था। तो मतलब हम क्या करते थे, ट्राई करते थे कि पेन अलग रखें जी, पेंसिल अलग रखें, शॉर्पनर अलग, इरेजर अलग। ठीक है, वो बात अलग है, कुछ टाइम बाद जब हमारा शौक खत्म हो जाता है तो हम सब कुछ बीच में फेंक देते हैं। ठीक है, बट वो चीज क्या होती है, हमारी
हम चीजों को क्लासिफाई कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स में प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में रख रहे हैं बेसिकली। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका मेन डेफिनेशन इज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म based on the observable characters। किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में, किस ग्रुप में हम रखेंगे वो डिसाइड करना, दैट इज क्लासिफिकेशन। और ये चीज किस बेसिस पे की जाती है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे। अगर आपको याद होगा, आपने एक सेकंड, ठीक है, एक तो दुनिया का सबसे बेकार काम मुझे ये लगता है, छींक आके रुक जाती है ना जब, ठीक है। तो क्या होता है, आपने 10th क्लास में ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बारे में सुना होगा, 10th में नहीं तो 8th क्लास में तो सुना ही होगा। वो कैरेक्टर्स जो कि हम किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर से देख लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हमको बाहर से पता लग रहा है कि उसके अंदर ये कैरेक्टर होगा ही होगा, ओके। जैसे मैं मान लो कि देख रहा हूं कैरेक्टर किसी फिश का देख रहा हूं, ठीक है। तो मुझे फिश के केस में क्या कैरेक्टर मिलेगा, गिल स्लिट्स मिलेंगे, गिल्स मिलेंगे ना मुझे, ठीक है। ऐसे ही मैं कैरेक्टर देख रहा हूं शेर का, ठीक है, लेट्स से, या फिर मैं चीता का कैरेक्टर देख रहा हूं। चीता का कैरेक्टर तो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर होता है, ठीक है। उसके पंजे जब हम देखेंगे तो उसके पंजों के नीचे जो कुशन्स होते हैं ना, सभी के होते हैं, डॉग्स वगैरह के भी होते हैं, उनके पंजों के नीचे जो कुशन्स होते हैं वो काफी, मतलब अगर आपने नोटिस किए हो तो ऐसे गद्देदार से होते हैं, ठीक है। हमारे घर पे भी एक पग है, ठीक है, तो मैंने भी उसके नोटिस किया है, जो पूरा उसका पग होता है ना, उसके नीचे क्या होता है, कुशन लाइक, पैर के नीचे कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो वो चीज क्या है, वो भी एक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है। यानी कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आर ओनली दोज कैरेक्टर्स जो कि मैं बाहर से देख के बता सकता हूं, ठीक है, दैट्स इट। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर या तो मैं बाहर से देख के बता सकता हूं, या तो उसकी कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होगी जो कि मुझे पता है, ठीक है। जैसे मुझे ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, तो मैं उस बेसिस पे भी चीजों को ग्रुपिंग कर सकता हूं, दैट मीन्स मैं क्लासिफिकेशन कर सकता हूं, ठीक है। अगर बात ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हो तो सिर्फ इतना से याद रखो कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, यानी कि जिन कैरेक्टर्स को मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं, उनके बेसिस पे मैं चीजों की ग्रुपिंग कर दूंगा, ठीक है। उनके बेसिस पे जब चीजों की ग्रुपिंग होगी तो वो आपकी होगी क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन हम ऐसे मुंह उठा के नहीं कर सकते, क्लासिफिकेशन के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, एंड द साइंस, साथ साथ में लिखो पॉइंट, द साइंस दैट डील्स विद रूल्स एंड principles of classification is known as taxonomy। माने कि जो भी मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, जो साइंस मेरी डील कर रही होगी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ, वो मेरी कौन सी साइंस होगी, टेक्सोनॉमी, ठीक है। यानी कि क्लासिफिकेशन के साथ जो साइंस डील करती है दैट इज टेक्सोनॉमी, ओके। तो टेक्सोनॉमी आ गई। अच्छा, टेक्सोनॉमी क्या है, वो साइंस जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ डील कर रही है। अब टेक्सोनॉमी ना बेसिकली कुछ टाइप्स की होती है, ठीक है, तो हम उसके बारे में भी लिख देते हैं, कर दो ना ये रब पूरा। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या है, वो साइंस जो डील करती है आपकी क्लासिफिकेशन के रूल एंड रेगुलेशन के साथ। मैं तुमको यही याद करवा दूं,
सर बहुत बोलते हो आप, बहुत बोलते हो भाई, मेरा काम है बोलना, क्या कर सकते हैं, ठीक है, टीचर्स बने ही बोलने के लिए होते हैं। अच्छा, तो टैक्सोनॉमी जो होती है ना, वो बेसिकली कैसी कैसी होती है। टैक्सोनॉमी करने से पहले ना आपको मैं बता देता हूँ, जो टैक्सोनॉमी टर्म है, ठीक है, टैक्सोनॉमी टर्म है, इस टर्म को देने वाले साइंटिस्ट थे एबीडी, ठीक है, एपीडी कैंडोल। तो टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे। दिस टर्म वॉज गिवन बाय एपीडी कैंडोल। अच्छा, कई लोग इसको ना एपी ढिल्लो बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एपीडी कैंडोल, इस आदमी ने टैक्सोनॉमी टर्म दिया था। माइंड यू, मैं फिर से याद करवाता हूँ, इन्होंने टैक्सोनॉमी डिस्कवर नहीं की, इन्होंने सिर्फ टैक्सोनॉमी नाम दिया, डिस्कवर ये इन्होंने नहीं किया, इन्होंने सिर्फ ये नाम दिया इस चीज को टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी तीन तरीके की होती है। नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, मैं उन्हीं नोट्स में से आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो बेटर होगा कि आप वही नोट्स जो है क्या करो, उसके प्रिंट आउट्स निकाल लो, ठीक है, प्रिंट आउट्स निकलवा लो, एंड अगर खुद लिख रहे हो तो वो तो और भी ज्यादा बेटर है। तो तीन तरीके की होती है टैक्सोनॉमी, पहली क्लासिकल, दूसरी मॉडर्न, एंड तीसरी सिस्टेमैटिक्स। अच्छा, ये जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी थी, इसका पता है सबसे बड़ा पंगा क्या था। इस क्लासिकल टैक्सोनॉमी का सबसे बड़ा पंगा ये था कि दिस वाज ओनली बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल्स देखती थी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उसका बाहरी अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। अब अगर मैं किसी चीज को सिर्फ केवल और केवल बाहरी अपीयरेंस के बेस पे क्लासिफाई कर दूं, तो वो तो गलत रहेगा ना, है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर के फीचर्स भी देखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर के फीचर्स और अंदर के फीचर्स दोनों ही ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। समझ रहे हो कि एक ऑर्गेनिज्म है एक्स, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है एक्स, इसके मुझे बाहर से क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, और इसके अंदर जो फीचर्स होंगे वो सभी के सभी मेरे क्या होंगे, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर में आएंगे, ठीक है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी वाज ओनली बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल्स, तो भैया बात तो गलत है। हम क्या करेंगे, हम मॉडर्न लेकर आएंगे। अब इसमें जो आपका मॉर्फोलॉजिकल्स है, मॉर्फोलॉजी तो ऐड थी ही, मॉर्फोलॉजी हमने देखी थी, साथ में हमने क्या चीजें ऐड की, एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब अंदर से देखना, ठीक है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना, एनाटॉमी इंक्लूड कर दी। उसके बाद हमने इसका सेल स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमने कर ली। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने इंक्लूड की मॉडर्न, हमारी मॉडर्न टैक्सोनॉमी में, दैट वाज ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी का सिंपल सा मतलब होता है लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म पहले कैसा था, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री को भी हमने किसके अंदर इंक्लूड किया, टैक्सोनॉमी के अंदर इंक्लूड किया, एंड उस टाइप के टैक्सोनॉमी को हमने नाम दिया मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है। उसके बाद सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स जो है ये हमारे आज के लेक्चर एंड इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये सिस्टमैटिक्स। तो ये क्या चीज है सिस्टमैटिक्स, बेसिकली मॉडर्न टैक्सोनॉमी में सिर्फ एक ही गलती थी, सिर्फ एक, बाकी पूरी मॉडर्न टैक्सोनॉमी सही, बस सिर्फ एक गलती। वो गलती क्या, वो गलती थी कि इसमें आपकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैलकुलेट नहीं किए गए थे। वीडियो बंद हो गई क्या, नहीं चल रही है, ठीक है, ना माइक की उधर लाइट बंद हो गई थी, इधर जो लाइट चल रही है ना माइक की, ये सेम लाइट उधर जलती होती है, तो डिस्कनेक्ट कभी कभार हो जाती है। ओके, तो क्या है कि सिस्टमैटिक्स का क्या मतलब है, सिस्टमैटिक्स का मतलब है टैक्सोनॉमी की वो वाली टाइप जिसमें कि हमने एवोल्यूशन को भी
इंक्लूड कर लिया। मॉडर्न में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं सिवाय एक के कि उसने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को कंसीडर ही नहीं किया। तो सिस्टमैटिक्स क्या आएंगे, सिस्टमैटिक्स में आपकी मॉर्फोलॉजी भी आ गई, एनाटॉमी भी आ गई, सेल स्ट्रक्चर भी कर लिया, ऑन्टोजेनी भी कंसीडर कर दी, बट इसमें एक और नई चीज ऐड हुई, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी वाज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, कि उसकी एवोल्यूशन के टाइम पे, मतलब जब वो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा था उसके पास में हम जाके देखेंगे एवोल्यूशन वाले पीरियड में, ठीक है, तब वो किन ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता था, क्या तब उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करती थी, वो चीजें हम फाइलोजेनी में देखेंगे। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म, उसकी हम एवोल्यूशन वाले में पोर्शन में गए, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि इवॉल्व हो रहा था, हम उस पोर्शन में चले गए, तो उस पोर्शन के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर वो किन ऑर्गेनिजम्स की तरह सिमिलर दिखता था, या किन ऑर्गेनिजम्स की तरह क्या करता था, इंटरेक्ट करता था किन के साथ। जैसे अगर हम अपनी एवोल्यूशन में जाएं तो हमारी एवोल्यूशन में हमारा रिलेशनशिप किन के साथ होता था, बंदर के साथ, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हम बंदरों से बने हैं, तो क्या चीज होती है, वैसे आप ये चीजें 12th में जाके एवोल्यूशन एक चैप्टर है, आप उसमें पढ़ोगे, ठीक है, कि हम ड्रायोपाइथिकस, रामापाइथिकस ऐसे धीरे धीरे करके कैसे कैसे मतलब ना आगे हम बनते गए। तो हमारा रिलेशन किसके साथ बताया जाता है, बंदरों के साथ बताया जाता है। तो वो चीज क्या है, हमारे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो वो चीज आपकी कौन इंक्लूड कर रहा था, सिस्टमैटिक्स इंक्लूड कर रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लिविंग वर्ल्ड खत्म कर चुके हो आप, और लिविंग वर्ल्ड खत्म कर लिया है तो नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे सेल, सीधा 8th यूनिट, क्योंकि वो अगर आपको समझ आया तो उसके बाद ही आपको इंपॉर्टेंट पोर्शंस सारे के सारे समझ आएंगे जो बाकी चैप्टर्स के हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको 8th यूनिट खत्म कराऊंगा एंड देन उसके बाद हम बाकी चैप्टर्स पे शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर ओवर हो चुका है। होप करता हूँ पूरा चैप्टर अगर आपने मुझसे समझ लिया है, ठीक है, तो मुझे प्लीज एक फीडबैक दे देना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, समझ आया तो थम्स अप दे देना, ठीक है। कुछ नीचे फीडबैक में लिख देना कि अच्छा लगा या कैसा लगा। अगर आपको किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका मतलब आपको लग रहा है कि मैं कोई चीज इंप्रूव कर सकता हूँ, तो आप उस चीज का भी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ही दे सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फटाफट से इसको नोट कर लो एंड नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जल्दी।